आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, आज तक पर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज एक बार फिर से आंकड़े 2 लाख के पार हैं, 2,34,000। राजधानी दिल्ली में भी वैसे ही आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी लहर पर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि संक्रमण और संक्रमण के जो ये म्यूटेंट इस वायरस के हो जाने की खबरें आ रही हैं, इन सब पर मौजूदा परिस्थितियों पर सबसे पहले क्या जानकारी देंगे आप डॉक्टर गुलेरिया? मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि स्थिति काफी गंभीर है। हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अब हम ऑलमोस्ट 2.5 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ के आगे ही बढ़ रहे हैं। इस सब चीजों का ये मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो। क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें या सख्ती करें, जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों। क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उसी से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। ठीक है, इससे पहले कि अब मैं स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछूं सर जो लोगों के मन में है, 2 चीजों पर मौजूदा जो परिस्थिति है उस पर आपसे जानकारी जानना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल, ऑक्सीजन। कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र से लेकर कुछ राज्य, जो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस पर आपके पास, चूंकि आप भी लगातार सरकार के साथ संपर्क में है, क्या जानकारी है? और दूसरी तरफ रेमडेसिविर को लेकर भी सवाल उठ रहा है, वो कितना कारगर है, ये सवाल है मेरा आपसे। क्या वो वाकई बहुत क्रूशियल है और उसकी उपलब्धता को लेकर आप क्या बताएंगे? और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि वैक्सीनेशन की क्या परिस्थिति है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तीनों पर आपकी जानकारी। पहला आपका जो तीसरा सवाल था वैक्सीनेशन पे, अगर हम देखें तो हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रोज बढ़ रही है और नई वैक्सीन भी आ रही है। स्पुतनिक भी अब अप्रूव हो गई है और बाहर से भी कई वैक्सीन जो है वो अगले कुछ हफ्तों में भारत में आ जाएंगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। कभी कभी ये हो जाता है कि जहां जहां पे अब केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे जब जब पहले सिर्फ 50 लोग आ रहे थे वैक्सीन लगाने, अब एकदम 500 लोग आ जाते हैं उस साइट पे, तो तब वैक्सीन वहां पे कम पड़ती हैं। तो सप्लाई चेन मेंटेन करने की जरूरत है, जिससे जहां जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे हम ज्यादा वैक्सीन पहुंचाएं। कुछ एरियाज जहां पे अभी डिमांड नहीं है वहां से वैक्सीन उठा के उस जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम इक्विटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करें तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा आपका सवाल था रेमडेसिविर पे। रेमडेसिविर जो दवाई है उसमें अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं और ये बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, उन सब स्टडीज ने यही दिखाया है कि रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल एडमिशन को कुछ दिनों से कम करती, 4 दिन कम हो जाते हैं हॉस्पिटल एडमिशन, लेकिन वो आपकी मोर्टेलिटी नहीं कम करती। ऐसा कोई ग्रेट मैजिक बुलेट नहीं है कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये रेमडेसिविर की जो जरूरत है वो उन्हीं लोगों को की है जिनको ज्यादा सिवियर डिजीज हो, जो हॉस्पिटल में हो, जिनके फेफड़ों में कोविड फैल गया हो और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वही पैनिक सिचुएशन हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी वायरस इन्फेक्शन है तो हम रेमडेसिविर दे सकते हैं। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हर एक ड्रग के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और रेमडेसिविर के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए उसको जब उसकी जरूरत नहीं है तब देने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपका पहला जो सवाल था वो ऑक्सीजन पे था। ऑक्सीजन की तैयारी जो है पिछले 8-9 महीने से सरकार कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में कई प्लांट्स भी लगाए गए जिससे ऑक्सीजन जो है वो हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। लेकिन जैसे मैंने कहा वैक्सीन की बात है, वैसे ही ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है। जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं
वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो एकदम पहुंचाए जा सकते हैं। हाँ। 6-7 महीने पहले ये पूरा अरेंजमेंट किया गया था कि जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां ट्रेन के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जाएंगे और वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरा कलेक्टिवली सब लोग मिलकर काम करें, तो चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीनेशन की बात हो, उसका चैलेंज जो है वो देश पूरी तरह से मीट कर सकता है। जी सर, अब मैं ऐसे सवालों पर आना चाहती हूँ डॉक्टर गुलेरिया, जो कि इस दूसरी लहर में कई लोगों की तरह कई लोगों के लिए पहेली की तरह बन गया है। उसमें पहला सवाल यही है, आम व्यक्ति की नजरिए से आपसे पूछूं, आरटीपीसीआर टेस्ट कई बार वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर्स एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए कह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपकी बात सही है और इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं वो सिर्फ 80% है। इसका मतलब कि बेस्ट ऑफ सिचुएशन में भी, और ये पहले से हम कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि कई 20% ऐसे लोग हैं जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट आप करोगे उसमें वो डायग्नोसिस मिस हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ये टेस्ट 100% नहीं है कि हम कहें कि ये जो है 100% सेंसिटिव है। हाँ, आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव है तो आपको डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि आप उन 20% में हो जिनमें टेस्ट पिकअप नहीं कर पाया। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट करने की जो स्वैब लेने का जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको आना चाहिए। कई दफा लोग जो नेजल स्वैब, नाक में जो स्वैब डालते हैं, वो पूरे नाक के अंदर तक नहीं लेके जाते और उसमें फिर वायरस आता नहीं है। तो वो अगर आप टेस्ट ठीक से नहीं करोगे, अपना सैंपल ठीक से नहीं लोगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ सकती है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपके लक्षण जो हैं वो कोविड जैसे हों, आपके ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो भी कोविड सजेस्ट करें और एक्सरे या सीटी में भी कोविड जैसी पिक्चर हो, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आपको कोविड है। आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, उसकी दवाई भी अगर जरूरत है तो शुरू करनी चाहिए और अपना टेस्ट फिर से कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 टेस्ट कराएंगे तो पिकअप जो है उसका बढ़ जाएगा और हो सकता है कि सेकंड टेस्ट में आप पॉजिटिव आ जाए। ठीक है सर, आरटीपीसीआर पर आपने पूरी जानकारी दे दी। अब मेरा सवाल आपसे वैक्सीनेशन पर है। सर, ऐसे अनेकों केस अब आ रहे हैं जिसमें दोनों डोसेस वैक्सीन के लेने के बावजूद उनको कोरोना हो रहा है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? और साथ ही एक फॉलो अप क्वेश्चन इसमें है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लेने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, उनका एंटीबॉडी काउंट भी काफी हाई आ रहा है, बावजूद इसके उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये साइंस और बायोलॉजी इसमें क्या है? क्योंकि अभी तक जो हम जानते थे वो यही था कि वैक्सीनेशन का अर्थ है एंटीबॉडी बनना, एंटीबॉडी आपको उस बीमारी से बचाएगा, लेकिन एंटीबॉडी होने के बावजूद कोरोना फिर से कैसे हो रहा है? ये भी समझना बहुत जरूरी है और इसमें ये समझना जरूरी है कि जो हम कहते हैं अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने वैक्सीन लगाई और मुझे वैक्सीन लगा दूसरा शॉट लगाने के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जैसे कुछ लोग टेस्ट कराते हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज का भी पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको आपके शरीर, आपके नाक और गले में कोविड वायरस फिर भी आ सकता है, वो कुछ टाइम वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देंगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मामूली सी बीमारी होगी और वो उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी है वो मोर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन को रोकने के लिए है। कुछ हद तक वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको तो माइल्ड डिजीज देगी लेकिन आप इन्फेक्शियस हैं और आप किसी और को बीमारी दे सकते हैं जिसको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर डिजीज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि वैक्सीन जो है हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करेगी और हम कोविड पॉजिटिव हो भी सकते हैं।